तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली सूची। 3 सांसदों को मिला टिकट। सोयम बापूराव को बोध से, अरविंद धर्मपुरी को कोरतला से और बंदी संजय कुमार को करीमनगर से मैदान में उतारा। भारत ने मिस्र के रास्ते फिलिस्तीन के लिए भेजी मानवीय मदद। करीब 38 टन चिकित्सा और राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान रवाना। मिस्र में अल अर्श हवाई अड्डे पर पहुंचेगी सहायता। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान तेज। भीषण चक्रवाती तूफान में बदला। पिछले 6 घंटों के दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है तूफान। 24 अक्टूबर की शाम तक यमन के अलगैदा और ओमान के सलालाह के बीच से गुजर सकता है तेज। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल हमास संघर्ष के समाधान के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत पर दिया जोर। कहा, इजराइल की सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ ही फिलिस्तीन की जन आकांक्षाओं को भी होना चाहिए साकार। और क्रिकेट विश्व कप में आज धर्मशाला में भारत का सामना न्यूजीलैंड से। टूर्नामेंट में अब तक दोनों ही टीम रही हैं अजय। वहीं कल खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को हराया, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने गत विजेता इंग्लैंड को 229 रन से दी शिकस्त। भक्ति और उल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है दुर्गाष्टमी। महाशक्ति की आराधना के लिए मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बीजेपी ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बाकी राज्यों की तरह बीजेपी ने यहां भी सांसदों को मैदान में उतारा है। पार्टी के 3 सांसद सोयम बापूराव को बोध से, अरविंद धर्मपुरी को कोरातला से और बंदी संजय कुमार को करीमनगर से मैदान में उतारा गया है। पार्टी के विधायक टी राजा सिंह गोशामहल से चुनाव लड़ेंगे। तो तेलंगाना के लिए भाजपा ने 52 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो जारी की है। अलग अलग प्रत्याशियों के नाम और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इसमें 3 सांसदों के नाम भी शामिल हैं। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल चल रही है और आपको बता दें 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवंबर है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन शनिवार को 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए। पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया कल से चल रही है। उम्मीदवार 2 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं पहले चरण के लिए कुल 294 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। पहले चरण के लिए उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अशोक गहलोत सरकार की जबरदस्त हार तय है। कांग्रेस में आपसी घमासान बहुत अधिक है और 5 साल केवल लड़ाई करने का काम किया है। राजस्थान की जनता त्रस्त है और ये हम मान के चलिए कांग्रेस की विदाई भी तय है। ऐतिहासिक विदाई तय है कि वो 20-25 साल तक कांग्रेस कभी भी राजस्थान में सत्ता में नहीं आ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमीन पूरे राजस्थान में तैयार है। ऐतिहासिक विजय हमें हासिल होगा। सभी कार्यकर्ता मिल करके चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। करीब 38 टन चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान मिस्र में अल अर्श हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय ने बताया कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर IF C-17 की उड़ान मिस्र में
अल अरुश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल और जल शुद्धिकरण की टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिस्तीनी मुद्दे को हल करने के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम शांति और स्थिरता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूएन महासचिव ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा होते देखना चाहिए। वहीं फिलिस्तीन को भी अपनी आकांक्षाओं को साकार होते देखना चाहिए। इजराइल और हमास संघर्ष से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन इजराइल के जमीनी आक्रमण को रोकने की दिशा में बिना किसी आम सहमति के समाप्त हो गया। सम्मेलन के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया। मिस्र सरकार ने टकराव को रोकने और इसे स्थायी रूप से समाप्त नहीं करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना की। वहीं ब्राजील के विदेश मंत्री ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष पर तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना ने गजा को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। इजरायली सेना ने अपने हमले के अगले चरण में बुनियादी बदलाव के संकेत दिए हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि युद्ध का अगला चरण उम्मीदों से काफी अलग हो सकता है। गजा के निवासियों से दक्षिण क्षेत्र छोड़ने का फिर से आह्वान किया गया है। वहीं हमास के हमलों को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री अली कोहेन ने दुनिया भर से इजराइल के समर्थन की उम्मीद जताई है। इजराइल के विदेश मंत्री और 22 देशों के राजदूतों ने हमास द्वारा अपहरण किए गए अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई का आह्वान किया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि अपहरण किए गए लोगों की रिहाई इजराइल की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहीं गजा में मानवीय सहायता की दूसरी खेप आज पहुंचने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गजा में तत्काल आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए कम से कम 100 ट्रक राहत सामग्री की आवश्यकता है। और वहीं अब बात करते हैं खासतौर से चक्रवाती तूफान तेज की भी। दरअसल ये तूफान अति गंभीर चक्रवात में तब्दील हो गया है। दक्षिण पश्चिम अरब सागर पर तूफान अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया, जो कि पिछले 6 घंटों के दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया। तूफान की 24 अक्टूबर की दोपहर तक 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में यमन के अलगैदा और ओमान के सलाला के बीच से गुजरने की संभावना है। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अदालत ने बुधवार को सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को 7 साल की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल की 87 जातियों को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के मामले पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा कि पश्चिम बंगाल की 87 जातियों को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने में लोगों ने कुछ शिकायत की है। पिछले माह में ही उसकी समीक्षा की, अधिकारियों को बुलाया, हियरिंग भी ली, उन्होंने एफिडेविट भी दिया है। लेकिन जिन जातियों को हमने देखा है, उन जातियों को देखते हुए सरकार ने इसमें अल्पसंख्यक जाति के 87 जातियों की सूची में 78 जातियाँ इसमें देखी गई। 9 जातियाँ हिंदू भाइयों की है। ये जो डिफरेंस दिखता है, इसमें लोग शिकायत कर रहे हैं। और अधिकार भी है कि जिन जातियों की सूची भेजी गई है, उनके सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए जजमेंट के अनुसार उस पैरामीटर का उन्होंने पालन किया है क्या, जो कि नियम बने हुए हैं। अगर वो नहीं किए तो हम उसको और सुधार करने की उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से आयोग ने सूची में अल्पसंख्यकों की ज्यादा संख्या होने पर आपत्ति जताई है और इसके लिए जरूरी दस्तावेज मांगे हैं।
उन्होंने कहा है कि कुछ हिंदू लोगों ने मुस्लिम में धर्मांतर किया है, लिखित दिया है। कलकत्ता हम गए थे और लिखित दिया हमको। तो जिन हिंदुओं ने धर्मांतर किया है मुस्लिम में, उनको हम आरक्षण दे रहे हैं ओबीसी का। तो भी हम देख रहे हैं कि जो धर्मांतरित भी होंगे तो उनकी जातियाँ पूर्व में कौन सी थी, ये वंशावली मांगी गई है। साथ में इंपीरियल गैजेटियर मांगा गया है। ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे और तब हम उनको सबमिट करेंगे। इसलिए हम लोग को एक हियरिंग के बाद में एक नोटिस जारी किया है कि आपने इतनी सारी जातियों को जब भेजा है जिसमें अधिकांश अल्पसंख्यक है, किस आधार पर भेजा, उसके बाद में भेजेगा। और बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह समग्र वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता 302 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास वायु की गुणवत्ता 330 के साथ और दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के आसपास भी वायु गुणवत्ता 313 के साथ बहुत खराब श्रेणी के अंतर्गत दर्ज की गई। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रेनिंग सत्र के दौरान एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। रेडबर्ड एकेडमी ट्रेकम ने विमान VTRBT को बारामती हवाई क्षेत्र के पास आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। प्रशिक्षक और प्रशिक्षु दोनों सुरक्षित हैं। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज पर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज पर। मां भारती के वीर सपूत और महान स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान की आज जयंती है। अशफाक उल्लाह खान का जन्म 1900 में शाहजहांपुर जिले में हुआ। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 1924 में स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सशस्त्र क्रांति आयोजित की, जिसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। बाद में उन्हें काकोरी ट्रेन कांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। देश की आज़ादी के लिए महज 27 साल की उम्र में वीर स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और बात करते हैं नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। वहीं मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी मां महागौरी की पूजा अर्चना की गई। वहीं महाअष्टमी के दिन कालकाजी मंदिर में सुबह की आरती भी संपन्न हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि सभी देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा का त्यौहार असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है।
यह पर्व हमें महिला शक्ति के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। मैं प्रार्थना करती हूं कि मां दुर्गा सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। साथ ही उपराष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला यह त्यौहार हमें मां दुर्गा के अदम्य साहस और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत की याद दिलाता है। मां दुर्गा हम सभी को बेहतर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि आज मां महागौरी का विशेष पूजा अर्चना का पावन दिन है। करुणामयी और अमोघ फलदायिनी देवी मां से प्रार्थना है कि अपने सभी साधकों को आशीष देकर उनका कल्याण करें। देश में महाअष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु महागौरी की उपासना में रमे हुए हैं। झंडेवाला मंदिर में तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। आज नवरात्र का 8वां दिन है और आज माता के गौरी रूप की जो है वो आराधना की जाती है और सुबह 4 बजे से झंडेवाला मंदिर पर भी जितने भी श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर आरतियाँ लगातार हो रही हैं और चौकियों का भी यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा यहाँ पर अष्टमी के दिन जो कंजका पूजन का जो विधान है उसको भी यहाँ पर किया गया। आज माँ का स्वरूप गौरी का स्वरूप है और माँ का जो अर्चन पूजन आज हमारे झंडे वाले मंदिर में किया है और गौरी के स्वरूप का ही अर्चन पूजन किया है। 8 वर्षात भेद गौरी, माँ का जो उम्र है वो 8 वर्ष की है और 8 वर्ष की ही गौरी का अर्चन पूजन किया गया है। यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर दी गई हैं। सेवादार जो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि जितने भी सेवक आ रहे हैं उनकी देखरेख भी यहाँ पर कर रहे हैं और व्यवस्था भी यहाँ पर बनाई हुई है। भंडारा भी यहाँ पर लगातार चल रहा है। जो भक्तजन आ रहे हैं वो प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा के भी काफ़ी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर जो है वो वैष्णो देवी का यहाँ पर एक पंडाल भी बनाया गया है, जहाँ पर वो माता के वैष्णो देवी रूप का भी वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण जी की यहाँ पर पादुकाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके साथ साथ इधर जो नवदुर्गा उनका भी स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, अपनी मुरादें मांग रहे हैं और जिनकी मुरादें पूरी हो गई हैं वो धन्यवाद करने भी आ रहे हैं। कई लोगों से हमारी यहाँ पर बातचीत हुई। बहुत श्रद्धा है और मन को बहुत शांति मिलती है। जब से मेरा बेटा छोटा था तो ऊपर से गिर गया था, तब मैंने आना शुरू किया था। वो अब ठीक है। माता की कृपा हुआ आज आ गए और माता के दर्शन करके दिल और आत्मा अंदर से खुश हो गया। झंडे वाली मंदिर आई, माता के दर्शन के, माता से इच्छा मांगी, माता के मैंने जयकारा लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जयकारा है झंडे वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। नवरात्रों में माता रानी के दर्शन हुए, अति प्रसन्नता हुई। दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन करने भी आ रहे हैं और रात 12 बजे तक विशेष पूजा अर्चन जो है वो यहाँ पर चलता रहेगा और 9वीं में भी यानी कि कल के दिन भी ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन संजीव के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में विजयदशमी से पहले पुतले निर्माता अपने कार्य में जुट गए हैं। राजधानी के टैगोर गार्डन में रावण के अलग अलग आकार के पुतले बनाए और बेचे जा रहे हैं। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक माने जाने वाले दशहरे पर एक बार फिर मेहनतकश कलाकारों के घरों में खुशियां बिखेरने को तैयार हैं। हमारे देश में आयोजित होने वाली एक रामलीला ऐसी भी है जिसे यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। हम बात कर रहे हैं काशी के रामनगर की रामलीला की। यहाँ की रामलीला कई मायनों में अनूठी है। क्या है यहाँ की रामलीला की खासियत, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। धर्मनगरी काशी के रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला को यूनेस्को द्वारा एक जीवंत विरासत की मान्यता दी गई है। अनेक विद्वानों का मानना है कि रामलीला में स्थित सुमेरु मंदिर का निर्माण 1770 में महाराज चेत सिंह द्वारा प्रारंभ कराया गया था, जिसका इस रामलीला में विशेष महत्व है। यह मंदिर इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि रामनगर रामलीला की परंपरा इसके पहले से चलती आ रही है। ये रामलीला महाराज उदित नारायण सिंह द्वारा इसके वर्तमान रूप में प्रतिष्ठित की गई थी।
यहाँ पे अत्याधुनिक व्यवस्थाओं का कोई भी व्यवस्था नहीं है, जैसे कि लाइट है, माइक है, यह सब ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता और पुराना प्राचीन जो व्यवस्था उसी के आधार पर इसका मंचन किया जाता है। जो लोग यहाँ रामलीला देखने आते हैं उनका ये मानना है कि भगवान राम यहाँ खुद पूरे रामलीला मंचन तक विराजते हैं। खास बात यह है कि प्रत्येक प्रसंग के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित हैं। 4 किलोमीटर के दायरे में फैले 1 दर्जन कच्चे पक्के मंचों पर ये रामलीला की जाती है। इस दौरान परंपरा को निभाने के लिए रोजाना काशी नरेश भी हाथी पर सवार होकर पहुंचते हैं। ये रामलीला गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर आधारित है। यहाँ चरित्र निभाने वाले और देखने वाले दोनों राममय हो जाते हैं। यहाँ की रामलीला में जो है जब आरती होती है तो उस समय भगवान का आगमन होता है, इसलिए यहाँ बनारस के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं दर्शन के लिए, जो है आरती का यहाँ इसलिए यहाँ महत्व है। रामलीला का मंचन देखने के लिए लोग एक हाथ में पीढ़ा और दूसरे में रामचरितमानस लेकर यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पहुँचते हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि एक महीना यहाँ राम जी का अवतार होता है और जो रामलीला यहाँ है विश्व प्रसिद्ध रामलीला है, लाखों लोग आते हैं। पुरानी परंपरा का निर्वहन कष्टजीव स्वामी द्वारा लिखित ये रामलीला, जिसमें सारे पात्र अपने को उसी रूप में उसी स्वरूप में ढाल लेते हैं और ये तैयारी लगातार चलती है। बल्कि कहिए कि साल भर की तैयारी के बाद ये रामलीला यहाँ पे इसका आयोजन होता है। इस रामलीला का मुख्य उद्देश्य रामचरितमानस की एक जीवंत व्याख्या करना और जनमानस को भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र से जोड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी दुर्गा पूजा की भव्यता से अभिभूत हो गए। अमेरिकी राजदूत शनिवार को सीआर पार्क की दुर्गा पूजा में शामिल हुए। एरिक गार्सेटी इस दौरान बहुत उत्साहित दिखे। भक्ति के रंग में रंगे एरिक ने गरबा भी किया और माता दुर्गा की आरती भी उतारी। Thank you so much. Thank you so much. Perfect. और बात करते हैं खेल के मैदान से। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 21वें मैच में भारत का सामना आज न्यूजीलैंड से होगा। ये हाई वोल्टेज मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। टीम इंडिया अपने सभी 4 मैचों में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि 4 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड बेहतर नेट रन रेट के आधार पर टॉप पर बनी हुई है। चीन के हांगझू में आज से पैरा एशियन गेम्स का आगाज हो रहा है। टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा और सुमित अंतिल एशियाई पैरा खेलों में भारत के अब तक के सबसे बड़े दल का नेतृत्व करेंगे। हांगझू पैरा एशियाई खेलों में रिकॉर्ड 313 भारतीय एथलीटों में शामिल होंगे। भारत 22 खेलों में से 17 में भाग ले रहा है। देश पहली बार रोइंग, कैनोइंग, लॉन बॉल, ताइक्वांडो और ब्लाइंड फुटबॉल में चुनौती पेश करेगा। पैरा खेलों में 43 देशों के लगभग 4000 एथलीट 566 स्वर्ण पदक स्पर्धाओं में 22 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। खेलों का समापन 28 अक्टूबर को होगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान की। अपने आप में ये अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो लगातार इस अभियान के जरिए न सिर्फ आम लोग जुड़ रहे हैं, बल्कि और भी छत्तीसगढ़ के रायपुर की अगर बात की जाए किस तरीके से अभियान जो है वहाँ फलीभूत हो रहा है, देखते हैं। युवा केंद्र रायपुर में इसके अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अभियान के तहत हर घर हर गाँव से मिट्टी व चावल एकत्रित किए गए। इन्हें विकास खंड स्तर पर सरस्वती शिशु मंदिर देवेंद्र नगर में एक कलश में एकत्रित किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। छत्तीसगढ़ के सभी जिला के विकास खंडों से मिट्टी एकत्रित करके सरस्वती शिशु मंदिर
देवेंद्र नगर रायपुर के माध्यम से कर्तव्य पथ के मार्ग पर अमृत गार्डन का निर्माण होगा। मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत आज जो धरसीवां विकास खंड की मिट्टी रायपुर जिले के द्वारा जो एकत्रित की गई है उसे दिल्ली भेजा जाएगा और ये इंडिया गेट के पास जो अमृत वाटिका बनेगी उसमें इस मिट्टी का भी योगदान रहेगा। एकत्रित मिट्टी को लेकर नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक दिल्ली लाएंगे, जहां इसे कर्तव्य पथ पार बनने वाली अमृत वाटिका में प्रयोग किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हर ग्राम में वसुधा वाटिका का निर्माण किया गया था। साथ ही माटी को नमन वीरों का वंदन थीम पर शहीदों और उनके परिवारजनों का सम्मान किया गया। देश निर्माण में और जो वाटिका बनाई जा रही है उसमें एक जगह सभी लोगों का योगदान रहे, जहां से अपनत्व की भावना जुड़े और जो है सब में एकता और एकजुटता है। सरस्वती शिशु मंदिर के द्वारा यहाँ पर माटी का कुछ अंश दिल्ली के लिए लिया जा रहा है। इसमें हमारी स्कूल का भी कुछ अंश एकत्रित हुआ है तथा हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे रायपुर जिले की जितनी भी गाँव हैं वहाँ से जितनी भी माटी जो एकत्रित हुई है वो बहुत सौभाग्य की बात है कि दिल्ली जा रही है हमारे स्कूल से। मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। रायपुर के कार्यक्रम में भी शिक्षकों, छात्रों, युवाओं और आम लोगों ने शहीदों को नमन करने के लिए अभियान में हिस्सा लिया। लोगों ने इस पहल के लिए सरकार की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।